अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आज की इस क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट या प्रीवियस क्लासेस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सी मोशन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस मोशन की, या व्हाट आर द वेरियस मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये सारी चीज़ें बेटा हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करी है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको एक और एस्पेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो ड्यूरिंग दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हमें इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली एंड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम मीन पोजीशन से मेजर करते हैं, और आपको पता है कि जब सिंपल हार्मोनिकली कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो डिफरेंट टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। किसी टाइम पे ये मीन पोजीशन पे भी हो सकता है, किसी टाइम पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो सकता है, किसी टाइम पे भी ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे हो सकता है, और किसी टाइम पे ये बीच में भी हो सकता है। हम आपको एक इक्वेशन डिराइव करके देंगे, या एक ऐसी फॉर्मूला या एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पढ़ाएंगे जिस एक्सप्रेशन से आप ये पता कर सकोगे कि कौन से टाइम पे ये जो पार्टिकल है ये कहाँ पे होगा। तो इसका मतलब है वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन विच विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर आपको मैं पूछूंगा बताओ इस टाइम पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन से कितना दूर है, तो वो वाली इक्वेशन, वो वाला पॉइंट जो है पहले हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अंडरस्टैंड करने के बाद, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद हम आएंगे वेलोसिटी पे, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली, हमसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी कौन से पोजीशन पे कितनी है, या किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है इसकी। जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो इसकी वेलोसिटी हमें बताओ। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। या जब पार्टिकल मीन पोजीशन से, फॉर एग्जांपल अगर इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तब जाके इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो कुल मिला के हमको ये इक्वेशन या वो वाली इक्वेशन अंडरस्टैंड करनी है जिस इक्वेशन से हम पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी पोजीशन या किसी भी टाइम पे पता कर सकते हैं। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, बताओ इस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, उस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, बताओ यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी, उस वाली पोजीशन पे क्या वेलोसिटी थी। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, या वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह वेलोसिटी इक्वेशन अंडरस्टैंड करने के बाद हम एक्सेलरेशन पे आएंगे, कौन से पॉइंट पे कितनी एक्सेलरेशन होगी या कौन से टाइम पे कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो कुल मिला के जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसमें हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, और हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पोजीशन। अब ये जो सारी इक्वेशंस हैं, चाहे ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, चाहे ये वेलोसिटी इक्वेशन हो, या एक्सेलरेशन इक्वेशन हो, बेटा इन सारी इक्वेशंस में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, एंड दैट कॉमन थिंग इज द साइनोसाइडल फंक्शन। दैट कॉमन थिंग इज द साइन थीटा और द कॉस थीटा, जिनको आप पीरियोडिक फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया है, सबसे पहले हम आपको पहले ये जो साइन थीटा या कॉस थीटा या पीरियोडिक फंक्शंस है, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाते हैं, ताकि जब इनकी बेसिक फीचर्स आपको अंडरस्टैंड होंगे, क्योंकि यही चीज़ें आपकी वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन और आपकी डिस्प्लेसमेंट में आएंगी, तो बेटर है उन टर्म्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्रेफर करेंगे कि पहले जो मैथमेटिकल डिटेल्स हैं साइनोसाइडल फंक्शंस की, दैट इज साइन थीटा या कॉस थीटा की, इनको पहले हम अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, सो हमारा पहला फोकस रहेगा, जो हम पहले पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के मैथमेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर या स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, और मैं लिखूंगा यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, इनकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज है ना, वो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड और आफ्टर सर्टन इंटरवल। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल, अगर आप साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू आप अगर किसी थीटा एट इक्वल टू π/4 पे आप फाइंड आउट करेंगे, अगर आप साइन थीटा का वैल्यू π/4 पे फाइंड आउट करेंगे तो वही वैल्यू आपको निकलेगा इफ यू सबस्टिट्यूट थीटा इक्वल टू 2π + π/4। इसका मतलब है जो आंसर साइन थीटा का निकलेगा ना π/4 पे, वही आंसर निकलेगा साइन थीटा का, जो अगर आप थीटा का वैल्यू 2π + π/4 देंगे। वही आंसर इसका निकलेगा अगर आप वैल्यू देंगे थीटा का 4π + π/4। वही आंसर निकलेगा अगर इसका वैल्यू आप देंगे 6π + π/4। समझ आ रहा है? तो आप देखेंगे इसका मतलब है कुल मिला के कि ये जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, ये रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि कितने इंटरवल के बाद, कौन से इंटरवल के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो आप इजीली यहाँ पे जज कर पाएंगे कि ये 2π इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है जो वैल्यू π/4 पे निकलेगा, π/4 को अगर आप प्लस करेंगे 2π तो वही वैल्यू फिर से आएगा। 2π + π/4 को 2π फिर से ऐड करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है ये जो साइन थीटा का जो पीरियड है ना, पीरियड, द पीरियड ऑफ दिस साइन थीटा इज 2π। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू किसी भी एंगल पे जो आप निकालेंगे, अगर आप उस एंगल को ऐड करेंगे 2π तो सेम वैल्यू आएगा। अगर फिर से 2π ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, 2π फिर से ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। इसको आप ऐसे भी जनरल टर्मिनोलॉजी में ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसका वैल्यू एट पर्टिकुलर थीटा कुछ निकलता है, जो वैल्यू इस फंक्शन का निकलेगा एट थीटा, वही वैल्यू इसका निकलेगा एट 2π + थीटा, या वही वैल्यू इसका निकलेगा एट 4π + थीटा, या वही वैल्यू इसका निकलेगा एट n/2nπ + थीटा। समझ आ रहा है बेटा? सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड कैटेगोरिक डिस्कशन। मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिनका वैल्यू रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यूज पे सेम आंसर आ जाता है। और वो वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यू पे सेम आंसर आएगा? दोज वैल्यूज आर द मल्टीपल ऑफ सर्टन पर्टिकुलर वैल्यू, और उस सर्टन पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी कि साइन थीटा का जो वैल्यू π/4 पे आएगा, वही आंसर आएगा 2π + π/4, वही आंसर आएगा 4π + π/4 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? या साइन थीटा का जो वैल्यू π/6 पे निकलेगा, वही वैल्यू आएगा 2π + π/6, वही वैल्यू आएगा 4π + π/6। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ती अगर आप इसके एंगल को ऐड करेंगे 2π। सो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर एक्चुअली कॉल्ड एज पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस। तो मान लो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि साइन थीटा का जो पीरियड है वो 2π है। अगर मैं इस 2π के पीरियड को डिनोट करूंगा t से, कैपिटल T से, तो इसका मतलब है अगर साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा का जो वैल्यू थीटा पे निकलेगा, वही थीटा इसका निकलेगा थीटा + t पे, वायर t इज द पीरियड। वही वैल्यू इसका निकलेगा थीटा + 2t पे, वही वैल्यू इसका निकलेगा थीटा + 3t पे, या वही वैल्यू इसका निकलेगा थीटा + nt पे। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज अ वेरी सिंपल डिस्कशन, पीरियोडिक फंक्शंस। और ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा कि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं
चाहे आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ लो, चाहे आप वेलोसिटी पढ़ लो, या चाहे आप एक्सेलरेशन पढ़ लो, हर एक डिस्कशन में ये जो पीरियोडिक फंक्शंस या साइनोसाइडल फंक्शंस है, इनका जो वैल्यू है या इनका जो डिस्कशन है वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो यही जो है बात कॉस थीटा के रिलेटेड है। कॉस थीटा जो है दैट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू कॉस ऑफ x, दिस इज ए फंक्शन एंड दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x जो आपका वैल्यू निकलेगा, वही वैल्यू आपका निकलेगा कॉस ऑफ x प्लस 2 पाई, वही आपका वैल्यू निकलेगा कॉस ऑफ x प्लस 4 पाई, वही वैल्यू आपका निकलेगा कॉस ऑफ x प्लस 6 पाई, या वही वैल्यू आपका निकलेगा कॉस ऑफ x प्लस 2n पाई। समझ आ रहा है? तो x का कोई भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, सेम वैल्यू आएगा, यहाँ दे दो सेम वैल्यू आएगा, यहाँ दे दो सेम वैल्यू आएगा, कुल मिला के कैलकुलेट करके। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस का वैल्यू भी रिपीट होता है, और कितने कौन से इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। जब आप इसको आराम से देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 2 पाई दैट इज 360 डिग्री के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है। 360 डिग्री के बाद रिपीट होने का मतलब है कि अगर आपका x मान लो 30 डिग्री है, तो जो कॉस ऑफ 30 का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू आपका निकलेगा 2 पाई प्लस 30। तो इसका मतलब है 2 पाई इज 360 डिग्री प्लस 30, तो ये टोटल आएगा 390। इसका मतलब है कॉस ऑफ 30 डिग्री एंड कॉस ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू सेम आएगा। समझ आ रहा है? इसी तरह अगर आप लेंगे 4 पाई प्लस 30, 4 पाई, सो 360 पाई इंटू 4 वो हो गया 720 प्लस 30, तो बेटा वो आपका आएगा 750। इसका मतलब है इस वैल्यू पे भी कॉस ऑफ 30 डिग्री ले लो, कॉस ऑफ 390 ले लो, कॉस ऑफ 750 ले लो, हर एक वैल्यू पे जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि कॉस का जो वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर ए गैप ऑफ 2 पाई और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 360 डिग्री। ऐसी फंक्शंस को हम बेटा पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने, हमारे पास मैथमेटिक्स में बहुत सारी पीरियोडिक फंक्शंस होती है, मतलब बहुत सारी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, पर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है अभी फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें यही दो इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो इसीलिए हम फोकस इन्हीं पे कर रहे हैं। तो आपने याद रखा पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो पहला पॉइंट जो आपने सीखा वो ये सीखा आपने कि बोथ कॉस थीटा एंड साइन थीटा दे आर पीरियोडिक फंक्शंस, और इनका जो पीरियड है, पीरियड जो जिस इंटरवल के बाद इनका वैल्यू रिपीट हो रहा है, दैट पीरियड इज 2 पाई। वो पीरियड जो इनका है दैट इज 2 पाई। ठीक है, देखो एक और बात मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। चलो पहला पॉइंट तो आपने सीखा दैट y इक्वल टू साइन एक्स, या अगर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। बोथ द फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन, एंड for both functions the period, the interval after which the value repeats is 2 pi। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो इनका पीरियड है टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई। 2 पाई के बाद इनका वैल्यू रिपीट हो रहा है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना y वर्सेस x या y वर्सेस x, तो दोनों ग्राफ जो है ना वो रिपीट होंगे आफ्टर 2 पाई। तो एक हल्का सा यहाँ पे मैं आइडिया देता हूँ, इस ग्राफ को मैं डिटेल अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन y एंड x, इट कैन बी y वर्सेस थीटा और y वर्सेस x, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा जो आपका ग्राफ आएगा ना, आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो ऐसे इसका ग्राफ आएगा। अगर आप इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जैसा ग्राफ है, फिर यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक सेम ग्राफ आ रहा है, तो इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा। तो अगर मैं आपको बताऊंगा बेटा बताओ ये किस इंटरवल के बाद रिपीट होगा, तो आप बताएंगे सर ये वाला पॉइंट है ना दिस विल बी 2 पाई, ये वाला पॉइंट है ना दिस विल बी 4 पाई। समझ आ रहा है? सो यहाँ ग्राफिकली भी आपको पता चल रहा है कि जो साइन थीटा या साइन एक्स का वैल्यू हो रहा है, साइन एक्स या साइन थीटा का जो वैल्यू है इट रिपीट्स, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे होगा, मतलब इस वाले एंगल पे होगा, वही वैल्यू इस वाले एंगल पे भी होगा। अगर यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है
तो यहाँ तक तो 2 पाई है, तो यहाँ से यहाँ हो गया ना 2 पाई प्लस 30। तो जो वैल्यू 30 डिग्री पे है वही वैल्यू आपका 2 पाई प्लस 30 डिग्री पे है, और दोनों पे जो वैल्यू है आपका वो सेम आएगा, दैट इज दिस वैल्यू। समझ आ रहा है? इसी तरह अगर आप कॉस थीटा या कॉस एक्स का ग्राफ या इस वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज वाई वर्सेस एक्स, एंड यू नो द ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे इसका ग्राफ है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए साइनोसाइडल ग्राफ। दिस ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल। आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ग्राफ है, इस पॉइंट के बाद ये फिर से रिपीट होगा, और इस वाले ग्राफ में जो सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, दैट दिस ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, बट हेयर एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम। इसको आगे भी मैं आपको बताऊंगा, पर यहाँ जो मेरा मकसद अभी आपको दिखाने का है वो ये है कि पीरियोडिसिटी पे आप फोकस कर लो, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन पढ़ रहे हैं, और जब आप पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करोगे तो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास पीरियोडिक फंक्शन ही होनी चाहिए। जब आप मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, मोशन आपकी पीरियोडिक है, आप क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि ये पीरियोडिक मोशन है, ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो अगर आप उस मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो आप यू नीड अ पीरियोडिक फंक्शन। और सबसे बढ़िया, सबसे जो इक्वेशन, सबसे अच्छी इक्वेशन या सबसे बेस्ट पीरियोडिक फंक्शन जो पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, पर्टिकुलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज योर साइन थीटा और साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हम साइन एक्स और कॉस एक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करनी है, तो वो मोशन इन्हीं दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी, इन्हीं दो फंक्शन से रिप्रेजेंट होगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि both sin x and cos x, these are periodic functions and their period is 2 pi। 2 pi इंटरवल के बाद इनका जो ग्राफ है या इनका जो वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा इनके बारे में। देखो बेटा, अब अगर मान लो, अब अगर sin x के बदले आपकी जो इक्वेशन है दैट इज साइन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल nx, साइन ऑफ nx। अगर आपकी इक्वेशन है साइन ऑफ x, तो आपका पीरियड है 2 पाई। साइन x का जो पीरियड है, जिस इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होगा, दैट इज 2 पाई। अब अगर आपका जो है इक्वेशन है साइन ऑफ nx, तो बेटा याद रखेंगे जो पीरियड है ना, पीरियड t डैश, वो पीरियड आपका होगा, अगर ये n नहीं होता तो इसका पीरियड होता 2 पाई। अब यहाँ पे n मल्टीप्लाई हुआ है, तो याद रखेंगे पीरियड को जो बेटा ये n है ना, ये डिवाइड होगा, तो इस इक्वेशन का जो पीरियड बनेगा दैट विल बी 2 पाई बाय n। ये मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका नॉन मेडिकल है, मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट है, उसको आई होप कि उसको ये चीज़ें पता होंगी। मेडिकल वाले जो हैं, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, वो ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी जो इक्वेशन है दैट इज साइन एक्स, देन द पीरियड, जिस टाइम या जिस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होगा, दैट इज 2 पाई। अब अगर आपकी इक्वेशन है साइन ऑफ nx, या अगर आपकी इक्वेशन है कॉस ऑफ nx, साइन ऑफ nx और कॉस ऑफ nx का जो वैल्यू है, जो पीरियड है, दैट इज 2 पाई बाय n। मतलब जो कोफिशिएंट आपने x का यहाँ पे रखा है, वो कोफिशिएंट यहाँ 2 पाई को डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर आपकी इक्वेशन है साइन ऑफ 3x, बताओ बेटा साइन ऑफ 3x का पीरियड क्या आएगा, वो आएगा 2 पाई बाई 3। अगर आपकी इक्वेशन है कॉस ऑफ 4x, तो आपका जो पीरियड रहेगा वो बनेगा बेटा 2 पाई बाई 4। अगर आपकी इक्वेशन है कॉस ऑफ 13x, तो आपका जो पीरियड है वो रहेगा 2 पाई बाई 13। समझ आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और पॉइंट बेटा, अब इसका मतलब यहाँ पे आपने ये सीखा कि जब आप x या थीटा को कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो, तो अकॉर्डिंगली उसके जो पीरियड, उसका जो पीरियड है, उसको वो वाला फैक्टर डिवाइड हो जाता है। अगर वो फैक्टर पीरियड में से डिवाइड होगा तो ओवरऑल पीरियड जो है वो डिक्रीज होगा। जितना बड़ा फैक्टर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंगल को, उतना बड़ा फैक्टर डिवाइड होगा पीरियड को। इसका मतलब ये वाली टर्म बढ़ाएंगे तो पीरियड घटेगा, अगर ये n टाइम्स करेंगे तो पीरियड n टाइम्स रिड्यूस होगा। अगर ग्राफिकली इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, ग्राफिकली, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कहा ना कि ये बहुत आगे बहुत
हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए जो आगे हम पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, मैंने चलो साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपको पता है इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 2π है। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन y एंड x, ठीक है, तो ग्राफ साइनोसाइडल आएगा, ऐसे ग्राफ आएगा, दिस इज योर साइनोसाइडल ग्राफ। अगर आपको मैं बताऊंगा यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, फिर यहां से यहां दूसरा साइकिल, फिर यहां से यहां तीसरा साइकिल एंड सो ऑन। तो यहां से लेके यहां तक जो इंटरवल है ना, दिस इज 2π, क्योंकि 2π के बाद पीरियड, 2π के बाद मोशन रिपीट हो रही है, 2π के बाद वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। इसका जो पीरियड है दैट इज 2π। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपके पास इक्वेशन होगी y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ 3x, ठीक है, अब इसका पीरियड मैंने आपको बताया, इसका पीरियड आएगा 2π/3, जो यहाँ x को आपने मल्टीप्लाई किया है तो पीरियड को वो डिवाइड हो जाएगा। अब जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो वो ऐसे आएगा y वर्सेस x। देखो यहाँ पे पीरियड कितना था बेटा, 2π। अब यहाँ पे पीरियड रिड्यूस हो गया है, वो बन गया है 2π/3। पीरियड रिड्यूस होने का मतलब है ये जो पीक्स है ना, ये अब नजदीक नजदीक आएंगे, साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। कॉमन सेंस है, पीरियड, टाइम पीरियड जब रिड्यूस होगा इसका मतलब साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। साइकिल जल्दी जल्दी कंप्लीट होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज होंगे। अगर मान लो पहले साइकिल होता था 10 मिनट में कंप्लीट, तो पीरियड आपका 10 मिनट का था, एक साइकिल 10 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब अगर आपका पीरियड कम हो गया, मान लो 5 मिनट्स का पीरियड रह गया, तो इसका मतलब है अब 5 मिनट का पीरियड है, इसका मतलब है 10 मिनट में अब 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो जितने ज़्यादा साइकिल्स पर यूनिट टाइम कंप्लीट होंगे उतना मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। समझ आ रहा है? तो ये पीक्स नज़दीक नज़दीक आएंगे। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इन कंपैरिजन टू दैट, तो वो ग्राफ आपको ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो, तो एक चीज़ आपने सीख ली कि पीक्स को नज़दीक नज़दीक लाना है तो टाइम पीरियड रिड्यूस करना है। टाइम पीरियड रिड्यूस करना है तो यहाँ जो है कोई ना कोई फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है, या रिवर्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि जितना बड़ा कोएफिशिएंट यहाँ पे एंगल का होगा उतना उस पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड है वो कम होगा, और जितना कम पीरियड होगा उतनी फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा। तो देखो यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा साइकिल, पांचवा साइकिल। अब ये जो है ना एक कंप्लीट साइकिल, ये वाला, ज़रा बताओ ये जो पीरियड है ये कितना होगा बेटा? दैट इज़ 2π/3। समझ आ रहा है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर आपके पास ये ग्राफ दिया है और ये ग्राफ दिया है, इन दोनों ग्राफ्स में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इसका पीरियड ज़्यादा है और इसका पीरियड कम है। अगर इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, अगर इसका टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम पीरियड या पीरियड, जिस पीरियड के बाद, जिस इंटरवल के बाद रिपीट होता है ग्राफ, वैल्यू रिपीट होती है, मोशन रिपीट होते हैं, इसको जनरली हम पीरियड ही कहते हैं। और जितना पीरियड कम होगा, जितना पीरियड कम होगा उतने नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम को हम फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली, दिस न्यू इज मैथमेटिकली इक्वल टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब अगर आपका टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, 2 सेकंड का है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/2। फ्रीक्वेंसी का जो फिजिकल मतलब है ना वो ये है कि आप एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितने साइकिल्स कंप्लीट करते हो। अगर आपका एक यूनिट टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है तो इसका मतलब है आप 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करोगे। अगर यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 1/2, इसका मतलब है आप 1 सेकंड में आधा साइकिल कंप्लीट करोगे, आधा साइकिल। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 10, तो इसका मतलब है आप 1 सेकंड में 10 साइकिल्स कंप्लीट करोगे। Number of cycles completed in 1 second, we call that frequency, and the time taken to complete one cycle we call that time period.
तो ये तो कॉमन सेंस है ना, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। देखो क्यों, टाइम पीरियड 2 सेकंड का है, इसका मतलब है एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगते हैं, तो आधा साइकिल कंप्लीट करने में लगेगा ना आधा सेकंड, तो टाइम पीरियड को इनवर्स कर लो तो 1/2 आएगा। सो मैथमेटिकली दिस टाइम पीरियड और दिस फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड। इसका यूनिट निकालेंगे, 1 टाइम पीरियड का यूनिट आएगा 1 सेकेंड, दैट इज पर सेकेंड। पर सेकेंड को हम कहते हैं हर्ट्ज। इसका जो हमने नाम रखा है पर सेकेंड का, वो हमने रखा है हर्ट्ज। सो 30 हर्ट्ज का मतलब है 30 पर सेकेंड, 30 साइकिल्स पर सेकेंड। 40 हर्ट्ज का मतलब है 40 साइकिल्स पर सेकेंड, एंड सो ऑन। सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड और हर्ट्ज, and mathematically this frequency is defined as the reciprocal of time period। अब बताओ मुझे, यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है कि उसकी ज़्यादा है? बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड जिसका ज़्यादा होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सो दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक डिस्कशन, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट दिस लेक्चर इज मोस्टली वॉचड बाई 11th क्लास पीपल, 11th क्लास स्टूडेंट्स। सो इसलिए मैं हर एक डिटेल जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बेटा, शाबाश। सो आपने अंडरस्टैंड किया, यही बात जो मैंने साइन के लिए दिखाई, द सेम थिंग इज वैलिड फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा जितना आप फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे ना थीटा का या आर्गुमेंट का या एंगल का, उतना वही फैक्टर डिवाइड होगा आपके पीरियड का, वो फैक्टर डिवाइड होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ये याद रखेंगे, समझ आ रहा है बेटा? तो बताओ क्या फ़र्क है अगर आपके पास है cos ऑफ x और आपके पास है cos ऑफ 4x? इसका पीरियड होगा बेटा 2 पाई और इसका पीरियड होगा 2 पाई/4, सो दैट इज पाई/2। इसका मतलब इसका वैल्यू रिपीट होगा आफ्टर एन एंगल ऑफ 2 पाई और इसका वैल्यू रिपीट होगा आफ्टर एन एंगल ऑफ पाई/2। समझ आ रहा है? तो अगर इसका पीरियड है 2 पाई तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा? 1/2 पाई। इसका मतलब है ये जो है 1 सेकेंड में ये 1/2 पाई साइकिल्स कंप्लीट करेगा, और इसका जो पीरियड फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 1 टाइम पीरियड, तो इसको उल्टा कर लो, दैट इज 2 पाई। ठीक है, अब इसका पीरियड ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम है। अब इसका पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर आप रफली इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो दिस इज, इसका जो ग्राफ है अगर वो ऐसे आएगा तो इसका जो ग्राफ है वो जल्दी जल्दी आएगा, वो ऐसे आएगा। समझ आ रहा है? जो जितने ये पीक्स क्लोजर आएंगे इसका मतलब टाइम पीरियड कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो एक जनरल वो फीलिंग आ जाती है ना आपकी कि मोशन कैसे है। हाँ, अगर आपकी मोशन ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है तो आप समझ आएंगे कि पीरियड इसका बहुत ज़्यादा है, बड़ा पीरियड है, बहुत टाइम के बाद ये रिपीट हो रही है। अगर आपकी मोशन इस वाले ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही है तो आप समझ आएंगे कि इसका जो पीरियड है वो कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये मोशन जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है। समझ आ रहा है? सो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब देखो बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट पीरियोडिक फंक्शंस एंड टाइम पीरियड और कैसे पीरियड वैरी हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसे इक्वेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन ऑफ t, अब x या थीटा के बदले t है, या कभी आपके पास होगी y इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, तो बेटा यहां t हो, x हो, थीटा हो, है तो एंगल ही है। इस इक्वेशन का अगर आपको पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड, वो 2 पाई होगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का आपको टाइम पीरियड चाहिए वो कितना है बेटा? यहाँ पे t को मल्टीप्लाई हुआ है ना ओमेगा, ये ओमेगा क्या है इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हुआ है। ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस इक्वेशन का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है वो होगा बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। समझ आ रहा है? तो ओमेगा का क्या वैल्यू आएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और अगर आप याद करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा बेटा, 2 पाई इज बेसिकली एंगल कवर्ड इन वन साइकिल, and t is the time taken in one cycle. So total angle covered in one cycle divided by the time taken in one cycle, we call that angular frequency. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फिजिकली बेटा, जो कोएफिशिएंट होगा ना इस एंगल का या वेरिएबल का, x का, थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है, दिस इज एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फिजिकली रिप्रेजेंट करती है मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने कहा ना कि जितना ये बड़ा नंबर होगा उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी,
उतना टाइम पीरियड आपका कम होगा, क्योंकि जितना ये डिवाइड होगा टाइम पीरियड जो है वो कम होगा, पर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2π, तो 1/t के बदले हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। सो एक और फॉर्मूला आपकी आ गई, ओमेगा इक्वल टू 2π इंटू न्यू। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। ओमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट्स एंगुलर स्पीड। मोशन की स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी जल्दी ये मोशन हो रही है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली उतनी स्पीड ज्यादा होगी, उतनी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। सो याद रखेंगे बेटा, अगर आपकी इक्वेशन आती है ना साइन ऑफ ओमेगा टी, तो जो कोफिशिएंट है ना यहाँ पे टी का, या अगर आपकी इक्वेशन आती है साइन ऑफ 3x, या अगर आपकी जो भी चीज है, जो भी ये जो कोफिशिएंट होता है इस एंगल का, दैट कोफिशिएंट इज एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करती है, पीरियोडिक मोशन में जो ये कोफिशिएंट होता है ना इस आर्गुमेंट का, इस एंगल का, दैट कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी। फाइन, इस एंगुलर वेलोसिटी से आपका टाइम पीरियड भी निकल सकता है और इस एंगुलर वेलोसिटी से आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है। ठीक है बेटा, सो शाबाश। सो दिस इज ऑल डन। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट periodic function and period and angular frequency and frequency। तो कम से कम आपको अब ये बात तो समझ आ गई। अगर आपको मैं ऐसे दूंगा साइन ऑफ 3t, मैं आपको बताऊंगा दिस इज एन इक्वेशन y इक्वल टू साइन ऑफ 3t, मैं आपको बताऊंगा फाइंड, एक तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करके दो, एक तो फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के दो। अगर ऐसी आपकी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू साइन ऑफ 3t, हमें बताओ ये जो फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। समझ आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये 3t ना होता तो इसका जो पीरियड है वो 2π आता। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसका जो पीरियड आएगा वो आएगा 2π, और कोफिशिएंट कितना है वेरिएबल के साथ, t के साथ 3, तो वो 3 डिवाइड होगा, तो ये इसका पीरियड निकल गया। ठीक है, इसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिवर्स कर लो तो आंसर आएगा 3/2π। ठीक है, अगर ये SI यूनिट्स में है तो ये सेकंड आएगा, तो ये हर्ट्ज आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई आपकी। अगर आपको अब निकालना है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 2π/t, या डायरेक्टली जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना ये टाइम के साथ या इस वेरिएबल के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, दैट फैक्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू 3, वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये 3t है देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 3। समझ आ रहा है? अगर ये 4t है देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 4। आई होप यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस थिंग। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाने जा रहा था, जो मैं कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आई होप कि यू अंडरस्टूड दैट थिंग। ठीक है, अब चलो बेटा, अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। लेट अस डिस्कस वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस साइनोसाइडल फंक्शन। वो ये है बेटा, ये जो हमारा y इक्वल टू साइन x है। ठीक है, अब याद रखेंगे इसका जो डोमेन एंड रेंज है, डोमेन आपको पता होगा मैथमेटिकल टर्म है कि हम x को क्या क्या वैल्यू सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, x का वैल्यू हम क्या क्या दे सकते हैं। हमें वही वैल्यू देना है कि जो फीजिबल होने का मतलब है कि उस वैल्यू से ये इनडिटर्मिनेट फंक्शन या नॉन डिफाइनेड फंक्शन नहीं बननी चाहिए। दिस इज अ मैथमेटिकल डिस्कशन। आपने पढ़ा होगा कि इनडिटर्मिनेट अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है या अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट में आपका नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो डोमेन का मतलब होता है कि आप कौन कौन सा वैल्यू x के बदले सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जनरली याद रख सकते हैं इसका जो डोमेन है ना, डोमेन दैट इज r इज एनी रियल नंबर। यू कैन सबस्टिट्यूट एनी रियल नंबर फॉर दिस r। पर जो इसका रेंज है, रेंज का मतलब है कि जब आप x को वैल्यू देंगे मतलब आपका इनपुट क्या रहेगा, x का वैल्यू आप क्या क्या दे सकते हैं। तो मैंने आपको बताया r इज एनी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू दे दो पर रियल वैल्यू होना चाहिए। यू कैन
सबस्टिट्यूट दैट आर। इसका मतलब है दिस एक्स इज एक्चुअली थीटा, इसको आप 0 से 0 डिग्री दे दो, 30 डिग्री दे दो, 1000 डिग्री दे दो, -3000 डिग्री दे दो, 10 लाख डिग्री दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो इसका, यू कैन सबस्टिट्यूट, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। दूसरी टर्म होती है रेंज। रेंज का मतलब है जो अब जब आप x का वैल्यू देंगे, आपने इनपुट सबस्टिट्यूट कर लिया, आउटपुट क्या आएगा, वहां से क्या क्या वैल्यू आ सकता है। तो आप याद रखेंगे बेटा जो इसका रेंज है ना, दैट रेंज इज -1 to 1 इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 and 1। देखो याद रखेंगे बेटा, अगर आप x का कोई भी वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, अगर आप x को कुछ भी वैल्यू दोगे, याद रखो जो y का आंसर आएगा, जो वहां से आंसर आएगा, वो या तो -1 होगा या तो 1 होगा, या -1 से 1 जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो निकल सकते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि sin x का वैल्यू ना तो कभी 1 से ज्यादा होगा ना तो -1 से कम होगा। sin x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है। sin x का वैल्यू कभी 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, -8 -10 नहीं होगा। sin x का वैल्यू अगर आप नंबर लाइन देखेंगे, ये 0 है आपका और ये 1 है आपका और ये -1 का है आपका। sin x का वैल्यू हमेशा जो है वो -1 से लेके 1 तक आएगा। ना इसका वैल्यू कभी -1 से कम आ सकता है और ना ही इसका जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगा। दिस इज एक्चुअली द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। यही रेंज है बेटा y = cos x। अगर आप cos x फंक्शन लेंगे या cos थीटा, यहां पे भी जो डोमेन है इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर दे दो, x का कोई भी वैल्यू दे दो, कोई इशू नहीं है इसमें। पर जो रेंज आएगा, दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम -1 to +1, याद रखेंगे, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो हमेशा याद रखो बेटा, sin x और cos x का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा या -1 से कम नहीं हो सकता। इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यही है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x और cos x इज 1 and the minimum value of sin x or cos x is -1. You cannot have a value beyond 1 or beyond -1. If you substitute any value, x का वैल्यू आप कुछ भी दे दो, कोई भी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो, पर आपका आंसर ना तो 1 से ज्यादा आएगा ना तो -1 से कम आएगा। ठीक है। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, इसका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, मैंने अभी बनाया है y वर्सेस x। थोड़ा सा मैं समझाता हूं फिर से। देखो बेटा ये ग्राफ है इसका, देखो ये ग्राफ आगे कहीं भी जा सकता है, या इसको पीछे ले जाओ, ऐसे कहीं भी ले जाओ इसको। मतलब x का जो वैल्यू है, x रिप्रेजेंट्स इनपुट एंड y रिप्रेजेंट्स आउटपुट, x रिप्रेजेंट्स डोमेन एंड y रिप्रेजेंट्स रेंज। डोमेन का वैल्यू कुछ भी दे दो, ये x है ना, x एक्सिस पे आप देखो ग्राफ यहां से इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहां से -इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक x का कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसी को हम कहते हैं दैट इट हैज अ रेंज। इसका जो डोमेन है दैट इज एनी रियल नंबर। सो कोई भी वैल्यू आप देंगे -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, यहां इस इक्वेशन में, तो कोई इशू नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर एक प्रोमिनेंट पॉइंट यहां पे ये है, आप देखेंगे ये ग्राफ आगे इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, पर ये ऊपर और नीचे रेस्ट्रिक्टेड है। ना तो ये इस पॉइंट से ऊपर जाएगा और ना ही ये इस पॉइंट से नीचे जाएगा। और मैंने आपको बताया कि वैल्यू जो है इसका, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। इसका मतलब है जो ये वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज +1, और ये जो वैल्यू है दिस इज -1। तो आप देखेंगे ये जो पूरा ग्राफ है दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन +1 एंड -1। ना ये 1 से ऊपर जाएगा ना ये 1 से नीचे जाएगा। x आप खींच लो, कोई भी वैल्यू दे दो x, 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, 2 लाख डिग्री, 2 करोड़ डिग्री, पर इसका वैल्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही 1 से -1 से कम होगा। सो दिस इज द रेंज एंड डोमेन। तो याद रखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू sin थीटा और cos थीटा के यही है। इसी तरह अगर आप cos का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी ऐसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से कहीं जा सकता है, पर मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा और मिनिमम वैल्यू -1 रहेगा। ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज, दिस इज योर रेंज एंड डोमेन। अब एक और पॉइंट है इसमें जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, जो आगे काम आने वाला है, कि
अब इसका जो है डोमेन इंक्रीज करना चाहते हैं, अब अगर इसका जो वैल्यू है इस फंक्शन का आप डोमेन इंक्रीज करना चाहते हैं, अभी जो इसका वैल्यू है ना दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 1, जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। अब अगर इसका वैल्यू आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखो आप क्या करेंगे। मान लो अगर आप इस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू रखना चाहते हैं 4, अभी इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगा 1, अगर आप इसका हाईएस्ट वैल्यू 4 रखना चाहते हैं तो वो 4 आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको लिखना पड़ेगा y = 4 sin of x। वो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है देखो कैसे निकालेंगे। sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अगर sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, तभी निकलेगा ना जब sin x का मैक्सिमम वैल्यू होगा। sin x के बदले 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, 4 1 = 4, तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 आएगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4। अब अगर आपके पास इक्वेशन है sin of 10x, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू sin 10 sin x, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 10। अब बेटा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में ये जो आप फैक्टर इसमें पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसको आप कहते हो एम्पलीट्यूड। दिस रिप्रेजेंट्स योर एम्पलीट्यूड। याद रखो एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपकी इक्वेशन है y = n sin of x। अगर आपको मैं बताऊंगा y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y का जो वैल्यू है वो डिपेंड है sin x के मैक्सिमम वैल्यू पे, और sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो आएगा n × 1, सो दैट विल बी n। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज n, सो दिस n रिप्रेजेंट्स योर एम्पलीट्यूड। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाता है। समझ आ रहा है? सो जो फैक्टर पहले मल्टीप्लाई किया होगा ना वही आपका मैक्सिमम वैल्यू। बेसिक फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर आपका है y = 8 cos of x, जरा बेटा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 8। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 8, सो दिस 8 रिप्रेजेंट्स योर एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है? अब देखो दोनों चीजों को मिलाते हैं, दोनों चीजों को मिलाते हैं हम, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों को मिलाते हैं। तो देखो बेटा, क्योंकि यही आगे इन्हीं से हमारा काम इन्हीं के साथ है। देखो बेटा, अगर आपके पास इक्वेशन है y = 4 sin of 3x, ये इक्वेशन है, ठीक है। आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, टाइम पीरियड निकाल के दो, फ्रीक्वेंसी निकाल के दो, या एम्पलीट्यूड निकाल के दो। एम्पलीट्यूड का मतलब है इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो x के साथ जो वैल्यू होता है दैट इज ओमेगा, तो इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो ये वाली टर्म है दैट इज 3। यूजुअली ये x के बदले t होता है, अब मैंने x रखा है, दिस इज t। अगर ये t है सो देन दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और दिस इज एक्चुअली द स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ दिस। अगर ये एक मोशन रिप्रेजेंट करती है तो इसकी जो एंगुलर स्पीड आएगी वो 3 आएगी। अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है तो इस इक्वेशन का टाइम पीरियड इस वाले पार्ट से निकलता है। जो असली टाइम पीरियड है वो 2π है, पर यहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 डिवाइड होगा, सो दिस इज योर टाइम पीरियड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टाइम पीरियड को उल्टा कर लो, इसको रिवर्स कर लो, सो दैट इज 3/2π। ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब अगर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, यहां आप कोई भी टर्म मल्टीप्लाई कर लो, उस टर्म मल्टीप्लाई करने से साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू चेंज या इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू तब चेंज होगा जब आप आगे इसको कोई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। साइन याद रखो, साइन x हो, साइन 3x हो, साइन 100x हो, हर एक का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 है, और हर एक का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज -1। यहां मल्टीप्लाई करने से x को मल्टीप्लाई करने से फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड चेंज होता है, मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहता है। अब अगर आप इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो इस वाली टर्म का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा 4। समझ आ रहा है? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की इक्वेशन दिखाने जा रहा हूं तो देखो वो इक्वेशन बेटा कुछ इस तरह की होगी। वो इक्वेशन होगी सपोज x = a sin of ωt। अब मैंने आपको सिखाया है, बट बेटा व्हाट इज दिस ओमेगा?
दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा किसके बराबर होती है? दिस इज इक्वल टू 2 बाई टाइम पीरियड। दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दिस ओमेगा इज 2 बाई टी। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे आप टाइम पीरियड निकालना चाहोगे, इस इक्वेशन का टाइम पीरियड इससे निकलेगा। टाइम पीरियड का या मतलब है या वो वाला टाइम जिसके बाद ये मोशन रिपीट होगी। अगर ये कोई मोशन रिप्रेजेंट करती है तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो वो इसका पीरियड निकालना पड़ेगा। इसका पीरियड किसके बराबर आएगा? 2 और डिवाइड होगा टी का जो कोएफिशिएंट है, दैट इज ओमेगा। दिस टी इज अ वेरिएबल। सो अगर टी है 2 बाई ओमेगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 बाई टी। टी के साथ जो टर्म होगी दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप डायरेक्टली टाइम पीरियड निकाल सकेंगे। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कौन से टाइम के बाद ये मोशन रिपीट होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, सो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको उल्टा कर लो, दैट विल बी ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। समझ आ रहा है बेटा? सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो यहां आप टाइम पीरियड के बदले लिख सकते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बदले ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई 1 बाई टी के बदले 1 बाई टी के बदले आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। और एक और पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जो ये फैक्टर है ना ए, जो मल्टीप्लाई किया हुआ है आगे आपने, सो दिस ए, दिस रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। किसका मैक्सिमम वैल्यू? एक्स। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन। अगर आपकी ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन है तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो आगे देखो क्या है। अगर ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आगे देखो क्या है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आगे देखो क्या है। दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या आएगा? दैट इज ए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब पूरी इक्वेशन मैं लिखता हूं। जो बाकी जो है, मैं ये डिफरेंट इक्वेशंस इनको कैसे फिर सॉल्व करते हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा। पर फिलहाल आप याद रखो, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो ऐसे होने वाली है। जब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। मतलब वो वाली इक्वेशन जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ टाइम। पार्टिकल कौन से टाइम पे कहां पे होगा, कितना दूर होगा मीन पोजीशन से, उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे इस तरह की होगी। x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x का जो वैल्यू है दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम। बाकी जो इसमें पैरामीटर्स है ना, a, ओमेगा, फाइव, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। फिलहाल आपको एक दो चीज़ें पता है। अब यहाँ पे मैंने ये जो प्लस फाइव ऐड किया है ना, दिस फाइव, पहले इसी को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। दिस फाइव इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, इसको हम फेज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो सारा है, सारी टर्म, दिस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम कहते हैं फेज। दिस इज कॉल्ड एज फेज। देखो फेज कांस्टेंट और फेज का क्या मतलब है। ये जो फेज कांस्टेंट है ना बेटा, ये आपको इनिशियल कंडीशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ मोशन आपको देगा। ये इनिशियल कंडीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इनिशियल कंडीशन का मतलब है अगर आप t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनिशियल का मतलब है t एट t इक्वल टू 0। जब मोशन स्टार्ट हो गई तो t का वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगा। तो अगर आप t का वैल्यू 0 देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? वो फाई डिसाइड करेगा, क्योंकि ये टर्म बनेगी 0। फाई का वैल्यू अगर मान लो π/3 है, π/3 है, तो ये बनेगा साइन ऑफ π/3। तो x का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? फिर फाई पे। समझ आ रहा है? तो ये फेज कांस्टेंट आपको एक्चुअली दिखाएगा कि जब मोशन स्टार्ट हो गई तब उस टाइम पे x का क्या वैल्यू था। ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द पॉइंट द मोशन स्टार्टेड, ड्यूरिंग दैट इंस्टेंट व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x? इट कैन हैव 0 वैल्यू। मतलब जब मोशन स्टार्ट हुई, मान लो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, यहां दिखाता हूं मैं, यहां ऐसे, ये है मीन पोजीशन, x इक्वल टू 0, ये है मैक्सिमम पोजीशन, x इक्वल टू a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x,
एंड दिस इज द लेफ्ट एक्सट्रीम, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। एक पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है, यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसे जाता है। जब मोशन स्टार्ट हुई, मोशन जब स्टार्ट हुई, ये पार्टिकल जब इसने ऑसिलेट स्टार्ट करना, जब इसने स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, तो कहाँ से किया? ये यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एट t इक्वल टू 0 व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x, x का क्या वैल्यू था, डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू था। एट t इक्वल टू 0 का मतलब है जब मोशन स्टार्ट हुई तो पार्टिकल कहाँ पे था, वो कहाँ से पता आपको चलेगा? वो बेटा इसी फाई से पता चलता है आपको, यही फाई आपको वो कंडीशन देता है। अगर फॉर एग्जाम्पल फाई का वैल्यू 0 होगा, फाई का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है तो ये इक्वेशन होगी x साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो ये इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फिर अगर आप t का वैल्यू 0 देंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो इसका मतलब है अगर फाई का वैल्यू 0 डिग्री है तो इसका मतलब है कि मोशन जो है ना वो मीन पोजिशन से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू 0 होगा। इफ एट t इक्वल टू 0 x इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इसका मतलब है मोशन मीन पोजिशन से स्टार्ट हुई है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ये फाई के 0 डिग्री के वैल्यू से आपको पता चलेगा। इसी तरह अगर आपका फाई का वैल्यू है फॉर एग्जांपल π/2, फाई का अगर वैल्यू होगा यहाँ पे π/2, तो दे दो वैल्यू, इनिशियल कंडीशन निकालो। इनिशियल कंडीशन के लिए t का वैल्यू 0 देना और x का वैल्यू निकालना। t का वैल्यू 0 दोगे तो ये वाली टर्म 0 आएगी, ये बनेगा ना साइन ऑफ π/2। साइन ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू आएगा a इंटू 1, तो x का वैल्यू a निकलेगा। इसका मतलब है जब फाई का वैल्यू π/2 होता है तो x का वैल्यू निकलता है a, x का वैल्यू a। इसका मतलब है कि जो मोशन जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, वो एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट हुई है। यू अंडरस्टैंड? सो इसी तरह अगर फाई का वैल्यू 0 π/2 के बीच में है, मान लो फाई का वैल्यू अगर आता है π/3, इसका मतलब है मोशन इस मीन पोजीशन और इस एक्सट्रीम पोजीशन इन दोनों के बीच में कहीं पे स्टार्ट हुई है। तो वो वाला पैरामीटर जो आपको ये डिसाइड करके देगा कि मोशन कहां से स्टार्ट हुई है और जब मोशन स्टार्ट हुई है इसकी डायरेक्शन क्या थी। अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है, फिर मीन पोजीशन से स्टार्ट होने के बाद डायरेक्शन राइट की तरफ थी या लेफ्ट की तरफ थी, ये सारी चीजें आपको फाई से पता चलती है। मैं इसको आराम से दिखाऊंगा अगले क्लास में, सारे वैल्यूज में आपको निकाल के देता हूं, खाली मैं अभी आपको इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। सर दिस फेज कांस्टेंट्स इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल कंडीशंस ऑफ मोशन, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है जिसको फेज कहते हैं, ये आपको देगा पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये π/3 है तो ये तो फिक्स्ड होगा ना, ये आपको पहले ही सबस्टिट्यूट करना है इक्वेशन में, इसी से तो पता चलेगा कि पहले मोशन की पोजीशन या पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन क्या थी। फिर अगर आपको 2 सेकंड के बाद निकालनी है पार्टिकल कहां पे है, तो आप t के बदले 2 सेकंड दे दो, t के बदले 2 दे दो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो x का वैल्यू आएगा। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लेटर ऑन 2 सेकंड, 3 सेकंड, 8 सेकंड पे वैल्यू निकालना है x का, तो t का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो। तो इसका मतलब है ये सारा जो है आर्गुमेंट, साइन का जो सारा एंगल है, ये डिटरमाइन करता है कि पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन टाइम इंटरवल क्या है। मैं इस पे एक्सरसाइज भी कराऊंगा और फिर से मैं इसको अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मैं खाली एक आइडिया दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्लास में ये सारा क्लियर होगा। ठीक है? सो व्हाट इज दिस फाई? मैंने कहा ना जो हम अगले क्लास में इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग इस तरह की होगी, या साइन के बदले कॉस आ सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये a क्या है, ये ओमेगा क्या है, t क्या है, फाई क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ये जो फाई है ना बेटा, इसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। और ये फाई, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा, ये आपको इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशन, मतलब इनिशियल जब मोशन स्टार्ट हुई, पार्टिकल ने मोशन कहां से स्टार्ट की और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी, वो इस फाई का वैल्यू बताता है। अगर फाई का वैल्यू 0 डिग्री है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई है एंड द मोशन स्टार्टेड टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम। अगर फाई का वैल्यू π/2 है तो मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुई है एंड टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको बता दिया ये जो सारा वैल्यू है, इस सारे टर्म का जो वैल्यू है वो t डिसाइड करता है, क्योंकि ये फिक्स्ड होगा पहले ही। ओमेगा भी आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल ये होगा 3t + π/4।
ये यहाँ पे होगा 3t प्लस पाई बाई 4। तो इस सारे टर्म का वैल्यू निकालने के लिए आपको t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो t इक्वल टू 3 सेकेंड 4 सेकेंड पे आप x का वैल्यू निकालो, तो t का वैल्यू दे दो। तो इसका मतलब है ये जो सारा टर्म है ना, इसको आप फेज कहते हैं। तो फेज बेसिकली गिव्स यू द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए गिवन टाइम, जो आप टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फाइन। और इसमें जो t के साथ ये जो फैक्टर है दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको बताया कि बेटा जितना इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो अकॉर्डिंगली इस ये जो है ये इक्वेशन है, इस मोशन का टाइम पीरियड आप इसी ओमेगा से निकाल सकोगे। अगर ये ओमेगा 3t होगा, सो ओमेगा इज 3, तो इसका मतलब है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी एंगुलर स्पीड है 3 रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर आपकी एंगुलर स्पीड निकल गई, फिर आप इस एंगुलर स्पीड, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड होती है बराबर 2 पाई बाई टी से, टी के, तो टी इज टाइम पीरियड, तो इस एंगुलर स्पीड से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकोगे। तो ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो साइन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो साइन का पीरियड है, वो डिसाइड करता है कि ये जो कोएफिशिएंट है ना वेरिएबल के साथ, वो क्या है। तो अकॉर्डिंगली इसका जो है टाइम पीरियड होगा। अगर ये 3t है तो पीरियड होगा 2 पाई बाई 3, अगर ये 4t है तो पीरियड होगा 2 पाई बाई 4, अगर ये 1t है तो पीरियड होगा 2 पाई। सो दिस ओमेगा it helps you to calculate angular frequency and it helps to calculate this time period and frequency। आपको फ्रीक्वेंसी भी पता है क्या है, टाइम पीरियड भी पता है क्या है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पता है क्या है। अब बचा ये a, सो दिस a रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो टर्म है ना साइन, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू a आएगा। सो दिस a इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है? अगर ये होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा, अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको ऐसे एक इक्वेशन लिख के दूंगा, बेटा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे है, x इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2t प्लस पाई बाई 4। ठीक है, बताओ फेज कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, फेज कांस्टेंट ये वाला है, दैट इज पाई बाई 4। बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो t के साथ मल्टीप्लाई हुई है, t इज ए वेरिएबल टाइम, t के साथ t का कोएफिशिएंट क्या है, सो 2, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कितना आएगा, इस इक्वेशन इस फंक्शन का टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, और t का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड होगा 2 पाई बाई 2, या आपको पता है ना t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो वो आएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा का वैल्यू 2 है, सो दैट इज पाई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो दैट इज 1 बाई टी, सो दैट इज 1 बाई पाई। अगर आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये सारी टर्म का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। इसका हाईएस्ट वैल्यू साइन का 1 आ सकता है, तो जब इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 आएगा, 4 1 4, तो x का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 आएगा। सो दिस इज हाउ वी मैथमेटिकली कैलकुलेट थिंग्स। अगले क्लास में मैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा। पहले इस क्लास में भी आपको थोड़ी बता दी मैथमेटिकली साइन थीटा कॉस थीटा कैसे, इनके डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ क्या होते हैं। आई होप कि ये आपको पता होगा कि साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, 1 कब होगा, -1 कब होगा। ये आपको मैं होमवर्क रखता हूँ कि यू डिसाइड या यू फाइंड आउट कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होगा, 0 कौन से एंगल पे होगा, -1 कौन से एंगल पे होगा। इसी तरह आप कॉस थीटा के भी वैल्यूज़ निकालो, किस एंगल पे उसका वैल्यू 1 होगा, 0 होगा और -1 का, सारे एक जनरल एक्सप्रेशन उसकी बना के दो। फिलहाल जो हमें जो रिक्वायर्ड है इस क्लास में, अगले क्लास के लिए या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की, वो मैंने आपको बता दी कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन होती है, टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज़ क्या होता है, फेज़ कांस्टेंट क्या होता है। अब अगले क्लास में इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। अब ये चीज़ें हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज हमने मैथमेटिक्स का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया, मैथमेटिक्स पढ़ी इसकी। अगले क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे और यही इक्वेशंस आएंगे, फिर फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में फिर से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तभी मैं आपको कहूँगा पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि अभी हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। अब यही फंक्शन, यही कॉस थीटा या साइन थीटा की फंक्शन अब रिप्रेजेंट करेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये मोशन रिप्रेजेंट करेगी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपकी वहां से निकलेंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर आप
कोई पॉइंट इस क्लास में अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो डोंट वरी, अगली क्लास में इसकी फिजिक्स फिर से डिस्कस होने वाली है ना, तो ये सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी और मैं इस इक्वेशन को पूरा आपको सॉल्व करके देता हूं, सारी चीजें इसमें से मैं आपको निकाल के देता हूं। तो फिर उस एक्सरसाइज से ये सारी चीजें क्लियर होगी फ्रॉम द फिजिक्स प्रोस्पेक्टिव। आज तो मैंने इसकी मैथमेटिक्स और हल्का सा इसका ग्राफिक्स वगैरह जो है वो दिखा दिया। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ग्राफ, चूंकि मुझे ग्राफ याद आ गया तो मैं एक लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपकी इक्वेशन y इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो ग्राफ आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा। अब अगर आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4 साइन एक्स, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगा, तो इसका मतलब अब ये 1 नहीं, ये 4 होगा, ये होगा -4। इसका वैल्यू अब 4 और -4 के बीच में करेगा ऑसिलेट। समझ आ रहा? तो ये अगले क्लास में मैं फिर से सिखाऊंगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, एंड दिस मैथमेटिक्स we are going to use in the next class of simple harmonic motion. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।